हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं। बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे। बोर्स ने जो एक पोस्टुलेट दिया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज इन एन एटम। ओके, ये बातें हम कर चुके थे। हमने बोर्स रेडियस, स्पीड, टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम देखेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में। ओके, आज हम स्टडी करेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट। ओके, रीडबर्ग कांस्टेंट कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत सिंपल है। हम देखेंगे कितना होता है रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में। तो आप लिख लीजिए रीडबर्ग कांस्टेंट होता क्या है। हमने देखा था कि बोर्स ने जो मॉडल दिया था उसने बोला था कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लस जेड ही चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर जेड एटॉमिक नंबर होता है उतना ही चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ओके, उस इलेक्ट्रॉन का हमने रेडियस निकाल लिया था, वेलोसिटी निकाल लिया था, एंगुलर स्पीड निकाल लिया था, उसका रोटेशन का टाइम पीरियड निकाल लिया था, रिवोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था, इफेक्टिव करंट कितना जनरेट होगा वो निकाल लिया था, फिर काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब कैलकुलेट कर लिए थे। ओके, मैं उसका एनर्जी का फॉर्मूला निकल देता। एनर्जी बराबर आया था अपना माइनस का आया था m⁴ अपॉन 8h²। ओके, h होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.617 इंटू 10⁻30 f0 का स्क्वायर, ओके, इंटू z²/n²। इतना तो हम जानते थे। ओके, ये था एनर्जी का फॉर्मूला। नेगेटिव आता है, माइनस का आता है, और इसमें इस क्वांटिटी का वैल्यू हमने ये भी मालूम था कि इसका वैल्यू 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग एनर्जी का ऐसा यूनिट लिखते हैं। ओके, z²/n, जेड क्या होता है, कौन सा एटम है, एटॉमिक नंबर, और n होता है क्वांटम नंबर होता है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, चलिए, तो इतना तो हमें क्लियर था। ओके, अब यहाँ से अब इस क्वांटिटी को मैं क्या करता हूँ, hc से मल्टीप्लाई कर दूं और hc से डिवाइड कर दूं। ओके, तो ये बन जाएगा m⁴ 8h³ f0c इंटू z² hc अपॉन n²। ये था एनर्जी का फॉर्मूला। hc से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। सेम नंबर से अब अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ओके, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, चलिए, तो अब देखिए, अगर ये जो क्वांटिटी है एक नया कांस्टेंट देगा, और इसी नए कांस्टेंट को हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट, इस वैल्यू को बोलते हैं। रीडबर्ग कांस्टेंट R से डिनोट किया जाता है। तो अगर आप सारा वैल्यू रखिएगा तो आपको R का जो डाटा सारा H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालिएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखिएगा, ओके, H का वैल्यू रखिएगा, f0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू डालिएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 10967800 10967800 पर मीटर। ओके, पर मीटर ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आया। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। ओके, 10967800 पर मीटर रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है। जो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू रखिएगा, ओके, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू रखिएगा, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू रखिएगा, तो ये आएगा। तो हम इस एनर्जी को आगे कैसे लिख सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ।
इस चीज को मैं आगे कैसे लिखूंगा मैं ये आपको दिखाता हूं। ओके, एनर्जी आया E, ये तो रीड बाय कांस्टेंट है, R इंटू एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम n है, क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, z होता है एटॉमिक नंबर, h है फ्लाइंग कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू होता है 8 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है। चलिए मिटा दूं क्या? ओके, अगर बात करें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में n=1 पे जो एनर्जी था वो था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहां से R आई कैन राइट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन Hc। आई कैन राइट इट। ओके, ये एनर्जी था फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर एक और डाटा याद रखिएगा, 1/r इज इक्वल टू 911 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। वन अपॉन आर इक्वल टू 911 इंटू 10 to the power -10 meter. We can simply write 911 angstrom. 1 angstrom is equal to 1 upon 10 to the power -10 मीटर। ओके, इसे 1 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। एंगस्ट्रम होता है वेवलेंथ का यूनिट होता है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनर्जी का फार्मूला था, एनर्जी बराबर आया था, एनर्जी का फार्मूला था अपना, एनर्जी बराबर था RH n² बाई Z² अपॉन n²। ओके, तो R का फार्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं 13.6 करके Z² बाई n²। कौन से ऑर्बिट में है, क्या कर रहा है। ओके, चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए टॉपिक लिखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। रीडबर्ग कांस्टेंट क्लियर है? रीडबर्ग के साइंटिस्ट था, अब उसको खुश करने के लिए लो भाई हम तुम्हारे नाम पे रीडबर्ग कांस्टेंट डाल देते हैं। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्वांटम नंबर पे रोटेट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट n=1। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन n=1 पे है, रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक फोटोन गिराया। ओके, उस फोटोन के पास एनर्जी है Hc अपॉन लैम्डा। ओके, Hc बाई लैम्डा इक्वल टू Hc। ओके, इक्वल टू Hc बाई लैम्डा। एनर्जी का फोटोन मैंने यहाँ पे इंसिडेंट करा है, मैं फोटोन लिख देता हूँ। ओके, जैसा ही इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी गिरा रहा है, अगर वो एनर्जी इसे n=1 पे से n=∞ पे जंप करा दे, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी।
उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन को हम दो तरह से एक्साइट कर सकते हैं, पहले तो उस पर फोटोन गिरा दीजिए, उसे एनर्जी ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक कॉलिजन करा दीजिए। अगर एटॉमिक कॉलिजन करा रहे हैं तो इसके पास इनइलास्टिक एनर्जी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कराएंगे तो एनर्जी गेन करके वो भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है, एज यू नो दैट। जैसे जैसे हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे एनर्जी घटते जाएगा। ओके तो अब देखिए, अब फोटोन इंसिडेंट कराएं तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to jump an electron from a ground state या स्टेशनरी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट to n is equal to infinity is known as ionization energy। लिख लीजिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to 1 to ground state to n is equal to infinity, okay, is known as ionization energy। क्लियर है? ओके अगर हम इसका एनर्जी लिखें तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू En माइनस का E1, ग्राउंड स्टेट पे n का वैल्यू होता है 1, और इन्फिनिटी पे एनर्जी हो जाता है 0, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे n इन्फिनिटी लिख देता हूं यहाँ पे। ओके सही है ना? तो बच जाएगा कितना? माइनस का 0, और ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी होता है हम ऑलरेडी जानते हैं माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी स्टेट पे पहुंच जाए। एनर्जी बहुत कम होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्राउंड स्टेट से, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, किसी अदर स्टेट पे है। ओके n इक्वल टू 2 पे है, हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है। ओके तो अगर किसी अदर के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन के लिए मैंने हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट पे, फॉर हाइड्रोजन के लिए मैंने निकाल दिया फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके अब मैं किसी अदर एटम के लिए निकालना चाहता हूं तो कितना होगा? हटा दो क्या? चलिए मिटाता हूं। हाइड्रोजन के लिए कितना था? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ओके किसी अदर एटम के लिए बात करते हैं। ओके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी के बराबर भी था। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट n में है और उसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाना है। ओके तो डेल्टा E क्या होगा? डेल्टा E होगा E इन्फिनिटी माइनस En। ओके इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके अपॉन एन स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी होता है। और टोटल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होता है। बाइंडिंग एनर्जी अभी तक आप पढ़े होंगे कहाँ पे? न्यूक्लियस में पढ़े होंगे, अगर न्यूक्लियस चैप्टर पढ़े होंगे तो, या आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या प्लैनेट जो भी हो वो कहाँ पे चला जाए? इन्फिनिटी पे चला जाए। मिनिमम एनर्जी दे दीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकल के जंप कहाँ पे कर जाए? इन्फिनिटी पे कर जाए, वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। ओके चलिए
तो अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ हीलियम के लिए एन जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, और एन क्या है, क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिट में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर टीचर पढ़ाया होगा केमिस्ट्री वाला तो मोर और लेस से सब बातें बताया होगा आपको। ओके, केमिस्ट्री वाले टीचर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब आप पढ़े होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। कोई बड़ी बात नहीं है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सीधे आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई। ओके, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बराबर मैं लिख सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन में ई कर दीजिए, ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13.6 भी इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, उसके बाद आगे करते हैं। ओके डन, क्वेश्चन देखिए आगे। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बाई ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसका वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वैल्यू कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए, बार बार बोलो, बार बार लिखो, तब जाके याद होगा। अगर आप सोचते हो कि एक बार में मैं याद कर लूं, तब ये आपकी भूल है, एक बार में किसी से याद नहीं होने वाली है। बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बात सही है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, find the ionization energy and potential for helium atom, helium ion, not atom, He plus for n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए निकालिए। तो देखिए क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड का वैल्यू हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, तो फॉर हीलियम जेड इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर। ओके, कौन सा n इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर सिंपली दे देगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने निकाल दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, तो आ जाएगा 13.6 वोल्ट। समझ में आया? ओके, चलिए एक और बात, n इक्वल टू 3 के लिए कर दीजिए। ओके, ये नोट कीजिए, n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करके दिखा दीजिए। ओके, n इक्वल टू 3 के लिए कर दीजिए, फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो यहाँ पे तो सब चाहिए, a भी 2 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4/9। ओके, 13.6 इंटू 4/9, यहाँ पे भी क्या है 4/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपली बन जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, तो 4/9। वो डाटा आप मैथ से कैलकुलेटर यूज करके या पेन पेंसिल चला के कर लो, अब तो फिजिक्स से काम खत्म है, अब तो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स क्लास 9। चलिए आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लिखूं।
अगला टॉपिक है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, मान लीजिए ओके, मान लीजिए एक कोई एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, जेड चार्ज है, ओके। अब कोई इलेक्ट्रॉन इससे ग्राउंड ऑर्बिट में है, n इक्वल टू 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब इसको मैं कितना एनर्जी दूं, कितना एनर्जी इस पे इंसिडेंट कराऊं, कितना एनर्जी इस पे इंसिडेंट कराऊं, ओके, कितना एनर्जी इंसिडेंट कराऊं कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n पे किसी अदर ऑर्बिट पे जंप करके चला जाए, n इक्वल टू n पे चला जाए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth ऑर्बिट, ओके, ग्राउंड स्टेट टू nth ऑर्बिट, ओके, मैं लिख देता हूं, वही होता है, इट इज डिफाइंड एज minimum energy required to jump an electron from ground state to nth ऑर्बिट, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो हम इसके लिए डेल्टा ई कितना चाहिए, ई एन जिस ऑर्बिट में ले जाना है माइनस ग्राउंड स्टेट वाला E1, ओके, यही फॉर्मूला होगा, ई एन माइनस ग्राउंड स्टेट फर्स्ट वाला। अच्छा, तो हम जानते हैं ई एन पे एनर्जी कितना होगा, ई एन पे अगर एनर्जी लिखना चाहूं मैं तो क्या लिखूंगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ओके। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी होता है माइनस का 13.6, ओके, n इक्वल टू 1 के लिए होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए बात किया जाए तो, ओके, क्लियर है, बोलिए, अरे बोलो तो, बोलो, आगे बढ़ा जाए, नोट कीजिए, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, आगे इसको सॉल्व करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको सॉल्व करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले मैं बाहर निकालता हूं, ये माइनस में होगा, माइनस आएगा, ओके। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने बाहर लिख दिया, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई आयोनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ गया, ओके, ए बाहर माइनस जाएगा तो बाहर, अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हटा दो, ओके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्लियर है, अरे बोलो यार, बोलो दोस्तों, क्लियर है, जेड भी बाहर ले लो यार, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाहर लिया तो मैं लिख सकता हूं कि 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, क्लियर है, जेड बाहर लिया तो यहाँ पे जेड स्क्वायर देना पड़ेगा, ओके, 1 बाई एन स्क्वायर, सही है, चलिए आगे बढ़ा जाए, बोलो। और इसको मैं कुछ देर पहले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रीडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में मैंने ये भी लिखा था, डेल्टा ई इक्वल टू आर एच सी जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, बोलो, सही है।
चलो आगे देखा जाए, बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल का। अब बात करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल का। ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार है। एक्साइटेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन ई। एक्साइटेशन एनर्जी कितना आया था, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन 1/z² माइनस 1/n², जिस ऑर्बिट में भेजना है। ओके, बाई ई। इसे डिवाइड करोगे मुन्ना तो ए ई तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, 13.6 माइनस नहीं 13.6 भी z² 1/z² माइनस 1/n²। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन एक देखते हैं बढ़िया लेवल का, आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल खत्म हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल दोनों खत्म हो गया। ओके, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी and potential for helium ion, okay, for n is equal to 2, 3, 4, 5 and so on। 4 तक ही कैलकुलेट कीजिए। चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए हीलियम का अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हीलियम का Z होता है 2। ओके, n इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो समझिए n इक्वल टू 2 के लिए मैं करता हूं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कितना फॉर्मूला आया था, डेल्टा एक्साइटेशन एनर्जी का, ओके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² 1/z² माइनस 1/n²। ओके, तो अब देखो 13.6 ई भी 2 का स्क्वायर 4, ओके ओके, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, अबे 0 हो जाएगा। ओके, ओके, अब n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कीजिए। मैं E2 कर लेता हूं इसे। ओके, n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा E3, ओके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4, 1/2 का 1/4 माइनस 1/9। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा, लगभग आ जाएगा इक्वल टू 3 के लिए 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सही है।
चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।